तो आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग जान लेते हैं कि जो वर्ड यूज होते हैं उनके लिए हम मैथमेटिकल क्या सिंबल लेंगे। जैसे अगर वर्ड आता है ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब 2 इंटू होता है, थ्राइस का मतलब 3 इंटू, तिगुना कहते हैं। हाफ माने आधा होता है, हाफ इंटू लगता है। क्वार्टर माने 1/4 होता है, 1/4 इंटू लगता है। और 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 इंटू लगता है। जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया, लिख के आ गया a is 2 टाइम ऑफ b, इसका मतलब a is equal to 2b, क्योंकि 2 टाइम कौन है, 2 टाइम ऑफ b, आप माने गुणा होता है तो 2 टाइम आप बोला जाता है, तो ये a is 2 टाइम या ट्वाइस बोल देते हैं। अब इसे ट्वाइस ऑफ b भी बोल सकते थे। और a is हाफ ऑफ b, तो a क्या है, b का आधा है, तो यहाँ हाफ लगा दिया। ठीक है, समझ में आई बात। अब आता है इसके बाद जानो कि जैसे ये लिखा गया x इज इंक्रीज्ड बाई 2, इसका मतलब x को 2 बढ़ाया। इंक्रीज और एक्सीड शब्द लगा है तो 2 ऐड करना है, डिक्रीज और रिड्यूस लगना है तो उसमें से 2 घट जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस आता है कि x इज 2 ग्रेटर देन y, या x इज 2 लार्जर देन y, या x इज 2 मोर देन y, तो इसका मतलब होगा कि x है, x इज माने होता है के लिए इक्वल टू लगाएंगे, 2 ये हो गया, ये प्लस का सिंबल ग्रेटर, लार्जर और मोर देन को दिखाता है, और देन y ये हो गया। तो क्या पढ़ोगे, x इज 2 ग्रेटर y, या x इज 2 लार्जर y, या x इज 2 मोर देन y। तो आप जानो कि प्लस बताता है, इन शब्दों को दिखाता है। इसी तरह जैसे आया x इज 2 स्मॉलर देन y, या 2 शॉर्टर देन y, या लेस देन y, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो x ये है, इज ये है, 2 ये है, स्मॉलर, शॉर्टर और लेस देन ये है, y ये। अब स्मॉलर, शॉर्टर और लेस देन के लिए बस ये जानो कि इनके लिए माइनस लगता है, इनके लिए प्लस लगता है। अब आता है जैसे अब हम इन दोनों को मिलाए तो ये ऐसा कुछ बन के आता है कि x इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ y। तो यहां पे क्या लिखा, x है 4 मोर देन मतलब 4 ज्यादा, ट्वाइस ऑफ y के ट्वाइस से, तो हम ऐसे लिखेंगे x इज 4 मोर ट्वाइस ऑफ y। तो अगर आप ऐसे पढ़ना सीखेंगे तो आप इक्वेशन को बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको वर्ड पता नहीं है कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे तो आप बना नहीं सकते हैं। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन, लीनियर इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के सवाल देखना शुरू करते हैं। तो इसमें टाइप 1 आता है। मैंने टाइप वाइज सारे सवालों के लिए आपको हिसाब किताब बता दूंगा कि हर सवाल में क्या होता है। तो पहला टाइप है हिसाब किताब वाले सवाल, मतलब ये वही सवाल है जो हम रोजमर्रा में हम लोग सामान लाते हैं तो उसका हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, उसी तरीके के कुछ सवाल होते हैं। तो इन सवालों में क्या क्या दिया होता है, तो पहले कहा गया कि 2 केस होंगे। तो पहली बात ये जान लो कि यहाँ पर जितने भी सवाल होते हैं सब में 2 केस होते हैं। ऐसा क्यों, हर केस से एक इक्वेशन बनती है, तो 2 केस से 2 इक्वेशन बनेंगे। और आपको पता लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। नियम ये होता है जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती। अगर 1 वेरिएबल इक्वेशन हमने पढ़ी थी इससे पहले, तो 1 वेरिएबल में हमें 1 इक्वेशन की जरूरत होती है, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 वेरिएबल आ जाएंगे लीनियर तो फिर हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप मतलब आप ये समझ सकते हो कि 10th में जो है आपके कोर्स में 2 वेरिएबल है, तो 1 और 3 की बात हम नहीं करेंगे। तो 2 वेरिएबल होंगे तो 2 केस तो पक्का ही दिए होंगे। तो ये बात लाख की गई, ये लाइन तो सब में होगी, ये चीज तो सब में होगी कि 2 केस होंगे। मतलब आपको सवाल हमेशा क्या करना है, 2 भागों में देखना है, 2 खंडों में तोड़ के ही देखना है। अब बात आती है कि दोनों केस में 2 चीजों को दोनों केस में दो चीजों को डिफरेंट नंबर पर खरीदा गया होगा या खरीदी गई होंगी। ये खास बात है कि दोनों केसेस में क्या होगा, 2 चीजों को डिफरेंट नंबर पर खरीदा गया होगा। ठीक है, तो देखो भाई ये 2 चीजें खरीदी गई, 5 पेन, 6 पेंसिल, 3 पेन, 2 पेंसिल। 2 चीजें तो सेम है, चीजें माने ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो सामान खरीदा गया ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो ये तो सेम है, ऑब्जेक्ट 2 ही खरीदे गए, पेन या पेंसिल, लेकिन पेन पेंसिल खरीदे गए, लेकिन संख्याएं क्या कर दी गई, बदल। तो 2 चीजों को, दोनों केस में 2 चीजों को खरीदा गया और डिफरेंट नंबर पे खरीदा गया, और इनका टोटल कास्ट बता दिया गया, दोनों का टोटल कास्ट हमें दे दिया गया। ठीक,
समझ गए। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि हिसाब किताब वाले, और ये हिसाब किताब ही है, इतना तो हम लोग डेली करते ही हैं। तो आइए क्या करेंगे, देखो स्टेप तो मैं इसलिए बना देता हूं कि आपको पता होना चाहिए निर्धारित क्या काम है, बाकी ऐसा कोई इसमें विशेष काम नहीं है। तो पहले लिखा, ये नियम होता है कि इक्वेशन बनाने के लिए पहले क्या करो कि दोनों ऑब्जेक्ट की कास्ट को लेट करें। तो ये रहा सॉल्यूशन, क्योंकि स्टेप हम लिखेंगे जरूर। तो हम लेट करते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन, अगर हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 1, तो हम क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल आर एक्स, रुपीज लगा दो, रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई रिस्पेक्टिवली। ये हमने पेन और पेंसिल की क्या कर ली, कॉस्ट मान ली। तो ये पहला स्टेप हो गया। हाँ तो भैया नेक्स्ट स्टेप देखें, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों केसेस से क्या करें, दोनों केसेस से इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है। बस ध्यान यहाँ पे ये देना कि देखो इसमें टोटल कास्ट दी गई है, टोटल कास्ट दी है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, जो एंड है, बस आप जानो वर्ड का एंड इंपॉर्टेंट है। एंड का मतलब ही हो जाता है, अगर टोटल कास्ट है तो दिस एंड दिस, एंड का मतलब आप क्या करोगे, फिर प्लस करोगे अगर टोटल कास्ट दी गई। ये वर्ड बताता है कि टोटल ही बता रहा है कि दोनों का सम करना है, इसीलिए एंड की जगह पे सम लगा देते हैं। तो 5 पेंसिल एंड 6 पेन, 5 पेन एंड 6 पेंसिल खरीदी गए, तो इनके बीच में आप एंड वही है, एंड ही तो होगा, तो आप इसे 5x प्लस 6y बराबर 9, उसे 3x प्लस 2y बराबर क्या लिख सकते हो, 5। ये दो इक्वेशन बन गई जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरा कोई भी क्वेश्चन करें इसका, तो इसमें भाई बैट और बाल आ गए। देखो लेट करने का एक तरीका ये होता है पूरा सेंटेंस लिख दो, एक ऐसे भी लिख सकते हो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज वाई। फिर लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक क्यों लगा दो, और फिर 7 बैट, बैट मीन्स एक्स रुपीज है, क्योंकि ये कास्ट है, हमने कास्ट ही तो मानी है, कास्ट है, कास्ट हमने मानी है, तो आप वही तो बोला गया भाई ये टोटल कास्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो यहाँ मतलब कास्ट ही लिखनी, वो बात अलग है। बैट का मीनिंग है यहाँ पर कास्ट से जो बोला जाएगा वो व्यक्ति उसको, वो उस समय वो व्यक्ति उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बाल वाई बराबर 3800। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y बराबर 1750। अच्छा देखो एक बात मेरे समझ में आती है कि ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि जब आप देखो जिस सवाल में जिससे चर्चा हो, जैसे यहाँ कास्ट पर चर्चा है, तो इस समय ये पेन अगर ये वर्ड पेन लिखा है तो ये पेन की कास्ट को दिखा रहा होगा। मतलब हमेशा जानो जिस बात की चर्चा हो रही है, अगर एज की चर्चा हो रही है तो व्यक्ति का नाम एज को दिखाएगा, तो इससे तुम्हें सवाल को समझना आसान हो जाएगा। तो लिख लो, ये मतलब ये भी यूनिवर्सल लॉ है, आप कह सकते हो कि इक्वेशन बनाते समय ये समझ होनी चाहिए। तो कौन सी समझ हमें चाहिए, समझ हमें ये चाहिए कि जिस जैसी चर्चा हो, जैसी चर्चा हो व्यक्ति के नाम को उसी से देखिए, व्यक्ति के नाम को। अब व्यक्ति का मतलब कोई भी हो सकता है भाई, अब इतना दिल पे मत लेना, व्यक्ति मतलब पेन पेंसिल से व्यक्ति नहीं है तो मानो यार। तो व्यक्ति के नाम को क्या करो, उसी से देखो, जैसी चर्चा हो। उसी से देखें। अब भाई इतनी हिंदी अच्छी नहीं है जो हम इसका बहुत सही अर्थ निकाल पाए, लेकिन समझो ये समझ होनी चाहिए। जब बात कास्ट की तो आप इसे समझो कि ये 5 पेन की कास्ट लिखी है, ये 6 पेन की कास्ट लिखी है, इन दोनों का टोटल ये है। तो टोटल का मतलब फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जोड़ है, और ये भी समझ में आ जाएगा यहाँ कास्ट लिखना है। अब वो इतना जानो कि जब आप बात कास्ट की हो रही थी तो यहाँ पर ये कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी अगर एज वाले सवाल आएंगे तो वहां एज की बात होगी तो ये एज को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। तो उसके बाद इनको सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व करने की विधियां हम लोगों ने सारी पढ़ रखी हैं।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, जिन्हें एज प्रॉब्लम के सवाल कहते हैं। इसमें पहला स्टेप है कि सबसे पहले सवाल को पढ़कर दो सेंटेंस खोजें। दूसरे स्टेप में कहा गया कि जिन दो लोगों की चर्चा चल रही हो सवाल में, उन दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लें। फिर तीसरा स्टेप भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ही सब कुछ देखना होता है। इस सिस्टम में कहा गया कि दो सेंटेंस हमने खोजे हैं, अगर वो प्रेजेंट में हैं तो हमें डायरेक्ट शर्त लगा देनी है। अगर पास्ट या फ्यूचर में है तो हमें पहले एज निकालनी होगी उस जगह उस टाइम की, और फिर हमें शर्त लगानी है। ध्यान ये देना, अगर पास्ट फ्यूचर है तो पहले एज निकालेंगे फिर शर्त लगाएंगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एज प्रॉब्लम में। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर में एज में क्या चेंजेज आता है ये देख लेते हैं। तो जैसे मैंने माना कि राम की एज x है और उसके सन की एज क्या है, y है। तो 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले राम की एज x माइनस 10 और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 10 हो जाएगी। और 10 ईयर आफ्टर अगर हमें लेना होगा तो राम की एज x प्लस 10 और उसके सन की एज x y प्लस 10 हो जाएगी। तो ध्यान बस ये देना है कि बिफोर पास्ट के लिए हमें ईयर्स घटाने पड़ते हैं और फ्यूचर के लिए ईयर को ऐड करना। अगले क्वेश्चन में मैंने दो पार्ट तोड़ लिए। क्वेश्चन की कहानी ये थी कि फादर इज थ्री टाइम ओल्ड। फादर इज थ्री टाइम, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि फादर ए लगा देना मन चाहे, शुरुआत कर रहे हो। ए फादर इज 3 टाइम ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, पहला केस ये था। दूसरा था कि आफ्टर 12 ईयर या 12 ईयर लेटर फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, और फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन। हमें फादर और उसके लड़के की क्या करनी है, प्रेजेंट एज को निकालना है। दो केस क्या दिए गए, पहले बोला गया कि पापा अपने बच्चे से क्या है, पापा की एज बच्चे की एज की क्या है, 3 टाइम। कितनी है, 3 टाइम, पहली बात। अब बाद में कहा गया 10 साल बाद पापा जो होता है वो ट्वाइस रह जाता है। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम रह जाता है। इसका मतलब चर्चा किन दोनों पर हो रही है। अब पहला स्टेप आओ, सबसे पहले सवाल को पढ़ के दो सेंटेंस खोज लिया। सेंटेंस तो मैं तोड़ के लिख रहा हूं, आपको ऐसे सेंटेंस को तोड़ना भी आना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस टूटने के बाद आपको क्या करना है, जिन लोगों की चर्चा हो रही है उनकी प्रेजेंटेज मान लेनी है। तो इसकी एक्स मान लो, इसकी वाई ईयर मान लो, मान लिया। बस ये देखो, इसके बाद आपके दो केस होते हैं, तो दोनों केसेस पर इक्वेशन बनानी है। तो पहला आता है केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में देखो, तो मैंने कहा आपको सेंटेंस पढ़ के फिर बताया गया ना कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब आप केस में आइए, तो यदि सेंटेंस क्या, देखो पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है कि नहीं। तो प्रेजेंट में है तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए सीधे शर्त लगा देनी। तो फादर इज 3 टाइम ओल्ड एज सोनू। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि फादर्स एज, अब मैंने कहा था नाम उसी सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो फादर्स एज इज 3 टाइम हिज सन। अब पूरा नहीं लिखा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इस लाइन का मतलब ये है, बस जानो ये वर्ड एज को दिखा रहा है। अब पूरा एज कौन लिखे, तो फादर जो है वो सन का क्या है, 3 टाइम एज के मामले में। तो यहाँ एक्स लग दिया, यहाँ 3y। जब प्रेजेंट होता तो डायरेक्ट शर्त लग जाती है, एक्स माइनस 3y बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है इसको देखें, इसमें क्या है, केस 2। केस 2 में पहली बात तो देखो 12 ईयर लेटर बोला गया। तो पहले आप क्या करिए, 12 ईयर्स लेटर जाइए। तो 12 ईयर लेटर जाओगे तो क्या आएगा, फादर्स एज। हाँ, फादर्स एज बताओ कितनी हो जाएगी, बोलो। हिज सन्स एज। तो मैंने कहा 12 ईयर लेटर का मतलब फ्यूचर में जाना। फ्यूचर में एज क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगी x प्लस 10 नहीं, x प्लस 12 y प्लस 12 ईयर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें देखो क्या बोला गया, ट्वाइस बोला गया। मतलब यहां पर तुम्हारा फादर की जो एज होगी, फादर्स एज इज ट्वाइस ऑफ सन्स एज। थोड़ा शॉर्ट में लिखो, तो फादर्स एज x प्लस 12 निकली और ट्वाइस y प्लस 12 गुणा करिए, x प्लस 12 2y प्लस 24, 2y प्लस 24
4, x माइनस 2y बराबर 24 माइनस 12, तो x माइनस 2y इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर एलिमिनेशन मेथड लगाए तो देखो एलिमिनेशन में सबसे पहले एक वेरिएबल को बराबर के कोफिशिएंट बराबर थे, एक के कोफिशिएंट बराबर है, और जब बराबर होते तो दूसरा स्टेप क्या है कि जिसके बराबर हो अगर वो सेम साइन में है तो घटा देते हैं। तो अगर इन दोनों को घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन को इक्वेशन बनाना और सीख लेते तब उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो लिखा गया, पहला बताया गया कि ये फादर्स एज है, जहां एफ लिखा हुआ फादर्स एज, जहां एस लिखा हुआ सन्स एज। तो फादर्स एज इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम ऑफ सन। अब देख लो, ये इज है तो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है भाई। अब उसके बाद आता है कि 3 ईयर हेंस फादर विल बी। देखो हेंस माने बाद होता, ना समझ में आए तो बिल से समझ लेना, बिल देखा तो ये फ्यूचर है, तो सेंटेंस भी समझ गए, दोनों सेंस भी तोड़ना समझ में आए। तो इसमें बोला गया 3 ईयर हेंस फादर विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस ऑफ सन। इसको हम जब लगाएंगे तो पढ़ेंगे, तो इसका मतलब सेंटेंस तोड़ना समझ में आ गया। वो दोनों पढ़ोगे, लाइन से मिलते हैं, कुछ काम नहीं होता है, बस आपको पहला फुल स्टॉप एक सेंटेंस, दूसरा फुल स्टॉप तीसरा, तीसरा सेंटेंस भी होता है, वो मैं लिखता नहीं हूँ। तीसरे सेंटेंस में कहा जाता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर। अरे वो तो जानते हैं कि करने ही आए हैं, ठीक है। तो हमारे काम के 2 सेंटेंस हैं जिनमें हमारे शर्तें दी होंगी, उन 2 सेंटेंसेस को हम पहले ढूंढ लेते हैं, उसी में हमको पता चल जाता है किसमें बस चर्चा चल रही है। तो आपने देख लिया होगा बातें किसमें चल रही है, पापा और बेटा में। तो भैया लेट करो इनकी एज, लेट क्या लिखेंगे, प्रेजेंट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी, एक्स ईयर। अब लेट करो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, वाई ईयर। या तो जो मैंने सन सेज फादर सेज वो भी तरीका है। अब लगाएंगे भैया केस फर्स्ट, 2 केस होंगे, दोनों लगाने। अब देखो यहां तक देखे तो हमारे 2 काम हो गए, मैंने सेंटेंस पढ़ के सवाल पढ़ के 2 सेंटेंस खोज लिए, फिर उनमें फिर जिनकी बात हो रही थी उनके प्रेजेंट एज को लेट कर लिया है। अब देखो तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, तो अब दोनों सेंटेंसेस से इक्वेशन बनानी है, और जिसमें टेंस के अकॉर्डिंग एज रूल रखना है। ये एज रूल लिखा हुआ है कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग एज रूल देख ले। तो अब आप पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कहा गया कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट है तो डायरेक्ट शर्त लगा देनी है। देखो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट एज मानी है, देखो काहे बस ऐसा करते हैं, देखो प्रेजेंट में एज मानते हैं तो जब शर्त लगाओगे तो प्रेजेंट की एज में प्रेजेंट लग जाएगा, लेकिन अगर पास्ट या फ्यूचर है तो एज तो प्रेजेंट की है, तो पहले एज को वहां ले जाओ तब शर्त लगाओ, और कोई नया काम नहीं है। बस यही बताया गया कि प्रेजेंट हो डायरेक्ट शर्त लगा दो, पास्ट फ्यूचर हो तो पहले एज बदलो बाद में शर्त लगाओ, ठीक। तो पहला तो आपका प्रेजेंट में है ही है, तो लगा दो। क्या होगा कि फादर, देखो बोला गया फादर्स एज, ये फादर्स एज लिखा हुआ है, इज 3 टाइम ऑफ सन, ठीक है। बस इतना ध्यान दो। अब फादर की जगह एक्स रख दो और सन की जगह क्या रख देंगे, वाई रख देंगे +3। इसको ये तो तुम्हारे जानने के लिए लिखते हैं, इसको लिखो या ना लिखो बस पता होना चाहिए। अब 3 मोर का मतलब मैंने बताया था कि मोर देन के लिए हम जोड़ते हैं। फादर इज माने इक्वल टू, 3 माने 3 ये है, मोर देन ये है, 3 ये है, फिर ये 3 है वो वाला 3 टाइम वाला, दिस इज द 3 टाइम, और ये सन सेज। तो फादर इज 3 मोर 3 टाइम ऑफ सन। समझ में आया भाई? सब कुछ मीनिंग पढ़ा जा सकता है। हम कहते हैं मैथ में पढ़ना तो सीखो पहले, ये पहली बन गई। अब केस सेकंड लगाओ, केस सेकंड। तो केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में बोला गया 3 ईयर हेंस, 3 ईयर से हेंस मतलब 3 साल बाद। ना समझ में आए तो यहां समझ लो, ये बिल लगा है, बिल का मतलब फ्यूचर में बात हो रही। तो आप पहले निकालिए 3 ईयर एगो, 3 ईयर आफ्टर, 3 इयर्स आफ्टर फादर सेज क्या होगी बताओ भाई, एंड हिज सन सेज। तो फादर्स x +3, ये y +3,
होगी कि नहीं? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ट्वाइस ऑफ सन और 10 ईयर मोर देन ट्वाइस ऑफ देन। अब मोर देन और ट्वाइस का मतलब जाना, तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बोला गया है कि फादर विल बी का मतलब भी इक्वल टू होता है, जैसे इज का मतलब इक्वल टू, इसका विल बी का मतलब भी इक्वल टू होगा। बिल 10 मोर देन 10 ईयर, ये 10 ईयर हुआ, ये मोर देन हुआ, फिर ये 2 टाइम ऑफ सन्स। समझ में आया? अब फादर की जगह एक्स रख दो, ये हो गया सर, ये हो गया जो मैंने ये वर्ड लिखा इसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिख ली। अब आप वैल्यू रख दो, फादर की जगह फादर की एज वो भी, लेकिन एक बात जान लो, ये सब फ्यूचर में चल रहा, फ्यूचर वाली रखनी है, ये वाली। तो x + 3 इज इक्वल टू 2 × y + 3 और +10, बुरा करो, x + 3 2y + 6 + 10, तो x - 2y 16 - 3, x - 2y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, फिर तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने में मैं सबसे मस्त मेथड एलिमिनेशन ही माना जाता है, तो एलिमिनेशन लगा दो। देखो एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर है, तो बस आपको ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था एलिमिनेशन में? एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करो, बराबर है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि अगर जिनके वेरिएबल बराबर है वो सेम साइन में है तो घटाते हैं, तो इनको घटाएंगे। तो आप क्या लिखिए, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, x - 3y x - 2y = 3 = 13, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, -y बराबर कितना है, माइनस का 10, y बराबर कितना है 10 ही है। अब y = 10 आप जहां भी रख दोगे तो x की एज निकल आएगी, जैसे यहां रख दो